वेलकम। आज हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन। हाइपोथेसिस को टेस्ट करने और वेरिएबल्स के दरमियान कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को मालूम करने का बेहतरीन तरीका ये है कि उन वेरिएबल्स को कुछ हद तक कंट्रोल किया जाए, और इस तरह की रिसर्च आम तौर पर एक्सपेरिमेंट की शक्ल में की जाती है। साइकोलॉजी में रिसर्चर्स आम तौर पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि इस रिसर्च के ज़रिए हासिल होने वाली फाइंडिंग्स में एरर्स, बायसनेस और चांस अकुरेंस के मौके कम हो जाते हैं। डेफिनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। In experimental research, a researcher manipulates one variable and then observes the effect of that manipulation on another variable while holding all other variables constant। यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर वेरिएबल को मैनिपुलेट यानी ऑपरेट करने के बाद उस वेरिएबल की मैनिपुलेशन का इफेक्ट दूसरे वेरिएबल पर देखता है, और इस दौरान रिसर्चर बाकी तमाम वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखता है। लेट्स टॉक अबाउट कंडक्टिंग एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रिसर्चर आम तौर पर 7 कवानीन को फॉलो करता है, जिनमें नंबर 1 आस्क, नंबर 2 आइडेंटिफाई, नंबर 3 चूज, नंबर 4 एजाइन, नंबर 5 मैनिपुलेट, नंबर 6 मेजर, नंबर 7 एनालाइज शामिल हैं। तो आइए अब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर चिल्ड्रन यानी ADHD बच्चों पर एक्सपेरिमेंट की मदद से समझने की कोशिश करते हैं, जिसमें इन 7 कवानीन को भी अप्लाई किया जाएगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले हम ADHD की डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, ताकि हमें एक्सपेरिमेंट को समझने में आसानी रहे। So, what is the attention deficit hyperactive disorder? It is a developmental disorder featuring maladaptive levels of inattention, excessive activity and impulsiveness। यानी ADHD एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जिसकी मेन सिम्टम्स में एबनॉर्मल लेवल ऑफ अटेंशन, हाइपर एक्टिविटी यानी बहुत ज़्यादा एक्टिविटी और इम्पल्सिव बिहेवियर्स शामिल हैं। इम्पल्सिव बिहेवियर्स ऐसे एक्ट्स होते हैं जो कि बगैर सोचे समझे किए जाते हैं। अटेंशन के लिहाज से ADHD चिल्ड्रन स्कूल वर्क में केयरलेस मिस्टेक्स करने के साथ साथ क्लास इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते। हाइपर एक्टिविटी के नुक्ता नज़र से ADHD चिल्ड्रन क्लासरूम में अपनी सीटों पर चंद मिनटों से ज़्यादा देर तक नहीं बैठ सकते और क्लासरूम में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अब हम ADHD बच्चों पर एक्सपेरिमेंट को स्टडी करते हैं, जिसमें रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के 7 रूल्स को फॉलो करता है। एक्सपेरिमेंट में इन रूल्स को फॉलो करने का मकसद रिसर्च में एरर्स और बायसनेस को कम करना होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फर्स्ट रूल ऑफ द एक्सपेरिमेंट विच इज आस्क। तमाम एक्सपेरिमेंट्स एक या एक से ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन से शुरू होते हैं। इन क्वेश्चंस को रिसर्च क्वेश्चंस भी कहा जाता है। इसके बाद रिसर्च क्वेश्चंस को स्पेसिफिक हाइपोथेसिस में तब्दील कर दिया जाता है। So, what is hypothesis? A hypothesis is a statement that may be tested and proven to be either true or false। यानी हाइपोथेसिस एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको टेस्ट करने के बाद दुरुस्त या गलत साबित किया जा सकता है। सोर्सेज ऑफ हाइपोथेसिस डेवलपमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर आमतौर पर 2 सोर्सेज यानी ज़राए से हाइपोथेसिस को डेवलप करता है, जिनमें नंबर 1 ऑब्जर्वेशंस, नंबर 2 प्रीवियस रिसर्च फाइंडिंग्स शामिल हैं। तो आइए अब हम रूल 1 आस्क को ADHD बच्चों पर एक्सपेरिमेंट की मदद से समझते हैं। तो रूल 1 आस्क के मुताबिक रिसर्चर सबसे पहले रिसर्च क्वेश्चन को कुछ इस तरह डिज़ाइन करता है जैसा कि डज रिटालिन ड्रग हेल्प चिल्ड्रन विथ ADHD।
इसके बाद रिसर्चर रिसर्च क्वेश्चन को हाइपोथेसिस में कुछ इस तरह तब्दील कर देता है कि रिटालिन ड्रग विल इंक्रीज द पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट सेकंड रूल ऑफ एक्सपेरिमेंट, दैट इज आइडेंटिफाई। हाइपोथेसिस को एस्टेब्लिश करने के बाद रिसर्चर सेकंड रूल में ट्रीटमेंट को सब्जेक्ट्स पर एडमिनिस्टर करता है और इस ट्रीटमेंट को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए ट्रीटमेंट और समथिंग दैट द रिसर्चर कंट्रोल्स और मैनिपुलेट्स। यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्सपेरिमेंट में एक ट्रीटमेंट होता है जिसे रिसर्चर कंट्रोल या मैनिपुलेट करता है। अब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ADHD एक्सपेरिमेंट में अप्लाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिटालिन ड्रग है जो कि ADHD के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होती है। रिसर्चर इस एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिटालिन ड्रग की 3 मुख्तलिफ डोजेज और एक प्लासिबो को एडमिनिस्टर करता है। व्हाट इज प्लासिबो? Placebo is a treatment that appears real but is designed to have no therapeutic benefit। यानी प्लासिबो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बज़ाहिर रियल नजर आता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है जिसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। मिसाल के तौर पर शुगर पिल्स। ट्रीटमेंट को चूज करने के बाद रिसर्चर सब्जेक्ट्स यानी बच्चों के बिहेवियर्स को आइडेंटिफाई करता है और इन बिहेवियर्स को डिपेंडेंट वेरिएबल्स कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर डिपेंडेंट वेरिएबल को ट्रीटमेंट के असरात को मुय्यर करने के लिए इस्तेमाल करता है। डेफिनेशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। Dependent variable is one or more of the subject's behaviors that are used to measure the effect of the treatment or independent variable। यानी डिपेंडेंट वेरिएबल सब्जेक्ट्स के एक या एक से ज़्यादा बिहेवियर्स होते हैं जिनको ट्रीटमेंट यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल के इफ़ेक्ट्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स में बिहेवियर्स की वाइड रेंज यानी वसी रेंज शामिल होती है जिनमें ऑब्जर्वेबल रिस्पॉन्सेज, सेल्फ रिपोर्ट्स ऑफ कोग्निटिव प्रोसेसेस या बॉडी और ब्रेन के रिस्पॉन्सेज की रिकॉर्डिंग्स शामिल होती हैं। मौजूदा ADHD एक्सपेरिमेंट में डिपेंडेंट वेरिएबल्स में बच्चों के क्लासरूम में पॉजिटिव बिहेवियर्स के बारे में टीचर की रेटिंग्स यानी दर्जा बंदी है। Now let's discuss about the third rule of the experiment, that is choose। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स को आइडेंटिफाई करने के बाद सब्जेक्ट्स यानी पार्टिसिपेंट्स को चूज करता है और रिसर्चर ऐसे पार्टिसिपेंट्स का इंतखाब करता है जो कि रिसर्च ग्रुप या पॉपुलेशन की नुमाइंदगी करते हैं। मजीद ये कि इन पार्टिसिपेंट्स का इंतखाब रैंडम सिलेक्शन के जरिए किया जाता है। So what is random selection? Random selection means that each participant in a sample population has an equal chance of being selected for experiment। यानी रैंडम सिलेक्शन के ज़रिए सैम्पल पॉपुलेशन में मौजूद तमाम पार्टिसिपेंट्स का एक्सपेरिमेंट में मुंतखब होने का इक्वल चांस होता है। दूसरे अल्फाज में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स को पॉपुलेशन में से बेतरतीब सिलेक्ट करता है। रैंडम सिलेक्शन बिल्कुल इसी तरह की जाती है जिस तरह लॉटरी नंबर को ड्रॉ किया जाता है और लोगों को रैंडम नंबर टेबल के ज़रिए सिलेक्ट किया जाता है। किसी भी एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स की रैंडम सिलेक्शन की बड़ी वजह यह है कि पॉसिबल एरर्स या बाइसनेस से बचा जा सके और ये बाइसनेस हमेशा तब पैदा होती है जब भी रिसर्चर एक्सपेरिमेंट के लिए जानबूझकर या नादानिस्ता तौर पर रिसर्च के लिए बेहतरीन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करने की कोशिश करता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ रूल ऑफ द एक्सपेरिमेंट, दैट इज असाइन। पार्टिसिपेंट्स को रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद रिसर्चर उन पार्टिसिपेंट्स को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रैंडमली असाइन करता है और इन ग्रुप्स में एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा कंट्रोल ग्रुप शामिल है। सो व्हाट इज एक्सपेरिमेंटल ग्रुप?
The experimental group is composed of those participants who receive the treatment. यानी experimental group उन participants पर मुश्तमिल होता है जिनको treatment मिलता है। What is control group? Control group is composed of participants who undergo all the same procedures as those experimental participants, except that participants in control group do not receive the treatment. यानी कंट्रोल ग्रुप उन पार्टिसिपेंट्स पर मुश्तमिल होता है जो कि उन तमाम प्रोसीजर से गुजरते हैं जिनमें से एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के पार्टिसिपेंट्स भी गुजरते हैं, सिवाय इस बात के कंट्रोल ग्रुप में पार्टिसिपेंट्स को ट्रीटमेंट नहीं मिलता। सिंपली हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंट में एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को ट्रीटमेंट मिलता है जबकि इसके बरक्स कंट्रोल ग्रुप को ट्रीटमेंट नहीं मिलता, और सिर्फ इस डिफरेंस के अलावा दोनों ग्रुप्स के पार्टिसिपेंट्स एक ही प्रोसीजर से गुजरते हैं। अब हम ADHD एक्सपेरिमेंट में फोर्थ रूल यानी अजाइन को अप्लाई करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर जिन बच्चों को एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में अजाइन करता है वो बच्चे रिटालिन यानी ट्रीटमेंट रिसीव करते हैं, और जिन बच्चों को कंट्रोल ग्रुप में अजाइन किया जाता है उनको रिटालिन से मिलती जुलती दिखाई देने वाली पिल्स दी जाती हैं जिनको प्लासिबो कहा जाता है। लेट्स रिवाइज प्लासिबो एज वी स्टडीड अबाउट इट इन रूल 2। Placebo is a treatment that appears real but is designed to have no therapeutic benefit. यानी प्लासिबो एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो कि बज़ाहिर रियल नजर आता है, लेकिन इस ट्रीटमेंट को कुछ इस तरह डिजाइन किया जाता है जिसका कोई थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं होता। पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंट या कंट्रोल ग्रुप में अजाइन करने की बड़ी वजह यह है कि एक्सपेरिमेंट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के अलावा दूसरे फैक्टर्स को कंट्रोल किया जा सके, जैसा कि एज, सेक्स, इंटेलिजेंस और सोशल क्लास वगैरह। लिहाजा एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेंट्स की दो मुख्तलिफ ग्रुप्स में रैंडम असाइनमेंट बायसनेस को कम कर देती है। Now let's talk about Rule 5 which is manipulate. पार्टिसिपेंट्स को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में अजाइन करने के बाद रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को इंडिपेंडेंट वेरिएबल, लेकिन कंट्रोल ग्रुप में रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स पर ट्रीटमेंट की जगह प्लासिबो का इस्तेमाल करता है। लेट्स अप्लाई रूल 5 इन ADHD एक्सपेरिमेंट। तो ADHD एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को रिटालिन की पिल्स को ट्रीटमेंट के तौर पर देता है और कंट्रोल ग्रुप में रिसर्चर प्लासिबो को मैनिपुलेट करता है। एक्सपेरिमेंट में ड्रग्स और प्लासिबोज आमतौर पर डबल ब्लाइंड प्रोसीजर में इस्तेमाल होती हैं। सो व्हाट इज डबल ब्लाइंड प्रोसीजर? In double blind procedure, neither participants nor researcher know which group is receiving which treatment. यानी डबल ब्लाइंड प्रोसीजर में ना तो पार्टिसिपेंट्स और ना ही रिसर्चर ये जानते हैं कि कौन सा ग्रुप कौन सा ट्रीटमेंट रिसीव कर रहा है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में रिसर्चर डबल ब्लाइंड प्रोसीजर को आमतौर पर प्लासिबो इफेक्ट और रिसर्चर की बायसनेस को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। Now let's talk about Rule 6 which is Meyer. मैनिपुलेशन के जरिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कंट्रोल ग्रुप के मुकाबले में मुख्तलिफ किस्म का ट्रीटमेंट रिसीव करता है। इस तरह रिसर्चर ये चीज मैयर करने के काबिल हो जाता है कि किस तरह इंडिपेंडेंट वेरिएबल उन बिहेवियर्स पर असरअंदाज होता है जिनको डिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पर सिलेक्ट किया जाता है। मिसाल के तौर पर ADHD एक्सपेरिमेंट के केस में रिसर्चर ने जो हाइपोथेसिस इस्तेमाल किया, जैसा कि रिटालिन विल इंक्रीज द पॉजिटिव क्लासरूम बिहेवियर्स ऑफ चिल्ड्रन विद ADHD। तो मैनिपुलेशन के बाद रिसर्चर ये ऑब्जर्व करता है कि आया कि रिटालिन या प्लासिबो ADHD बच्चों में पॉजिटिव बिहेवियर्स को इंक्रीज करती है या नहीं। पॉजिटिव बिहेवियर्स में क्लासरूम के मुख्तलिफ रूल्स को फॉलो करना होता है, जैसा कि अपनी सीट्स पर आराम से बैठे रहना, दूसरों को डिस्टर्ब ना करना, छेड़छाड़ ना करना और इंस्ट्रक्शंस पर अमल करना वगैरह। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि कंट्रोल ग्रुप में जिन ADHD बच्चों को प्लासिबो दी गई तो उन बच्चों ने क्लासरूम कवानीन को 69% ऑफ टाइम फॉलो किया,
जबकि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जिन ADHD बच्चों को रिटालिन ड्रग दी गई उन्होंने 87% क्लासरूम कवानीन को फॉलो किया। लिहाजा हम ये नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि प्लासिबो के मुकाबले में रिटालिन ड्रग क्लासरूम में पॉजिटिव बिहेवियर्स को बढ़ाती है। ताहम रिसर्चर रिजल्ट्स पर मुकम्मल तौर पर श्योरिटी हासिल करने के लिए इन रिजल्ट्स को स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर्स के ज़रिए एनालाइज करता है और स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के लिए रिसर्चर एक्सपेरिमेंट का 7th रूल इस्तेमाल करता है जिसे एनालाइज कहते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 7th रूल, दैट इज एनालाइज। अगरचे प्लासिबो कंट्रोल ग्रुप में पॉजिटिव बिहेवियर्स में 69% इजाफा होता है और रिटालिन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में पॉजिटिव बिहेवियर्स में 87% इजाफा होता है और दोनों ग्रुप्स के दरमियान ये फ़र्क बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद इन डिफरेंसेस के साइज को एनालाइज करने के लिए रिसर्चर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर का इस्तेमाल करता है। सो व्हाट इज स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर? Statistical procedures are used to determine whether differences observed in dependent variables are due to independent variables or to error or chance occurrence। यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर को रिसर्चर इसलिए इस्तेमाल करता है कि आया कि डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से वकूअ पज़ीर हुई या किसी एरर या चांस अकुरेंस की वजह से। तो ADHD एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर के ज़रिए ADHD बच्चों के पॉजिटिव बिहेवियर्स पर प्लासिबो और रिटालिन के इफ़ेक्ट्स को कंपेयर करता है और रिसर्चर ये नतीजा अखज़ करता है कि प्लासिबो के मुकाबले में रिटालिन ड्रग ने पॉजिटिव बिहेवियर्स को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज़ किया। लिहाजा इस केस में सिग्निफिकेंटली का मतलब ये है कि पॉजिटिव बिहेवियर्स में 95% इजाफा रिटालिन की वजह से हुआ, ना कि किसी एरर या चांस अकुरेंस की वजह से। Let's conclude about experimental research। एक्सपेरिमेंट में रिसर्चर 7 रूल्स को फॉलो करने से फाइंडिंग्स में एरर्स या बायसनेस के चांसेस को कम कर देते हैं। लिहाजा वेरिएबल्स के दरमियान कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जानने के लिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च दूसरे रिसर्च मेथड्स जैसा कि सर्वेज, केस स्टडीज या कोरिलेशंस के मुकाबले में बेहतरीन रिसर्च मेथड है। हत्ता के रिसर्चर्स एक्सपेरिमेंट की फाइंडिंग्स पर कॉन्फिडेंस हासिल करने से पहले उन एक्सपेरिमेंट्स को कई बार रिपीट करते हैं और यही वजह है कि साइकोलॉजी में एक नई रिपोर्ट शुदा फाइंडिंग चाहे कितनी भी सिग्निफिकेंट क्यों ना हो, उस फाइंडिंग को आमतौर पर क्वेश्चनेबल यानी काबिले इतराज़ समझा जाता है जब तक दूसरे रिसर्चर्स उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके प्रीवियस फाइंडिंग को रेप्लिकेट ना कर लें, मतलब ये कि प्रीवियस फाइंडिंग जैसे रिजल्ट्स हासिल ना कर लें।